नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच मुकाबला। 20 जुलाई को होगी मतों की गिनती। संसद का मॉनसून सत्र आज से 18 विधेयकों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने की सहयोग की अपील। जम्मू के रामबन जिले में दर्दनाक बस हादसा। 17 अमरनाथ श्रद्धालुओं की मौत, 29 से ज्यादा जख्मी। प्रधानमंत्री समेत अनेक नेताओं ने जताया गहरा दुख। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाल बेहाल। गुजरात में 9 लोगों की मौत। हिमाचल और उड़ीसा में कई नदियां उफान पर। भारी बारिश की आशंका। और रोजर फेडरर ने रचा इतिहास। मारिन को हराकर 8वीं बार विंबलडन पर कब्जा। हरिंदर पाल सिंधु ने जीता विक्टोरिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। और अब खबरें विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में कुल 18 विधेयकों को संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। इनमें से 9 विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं। उन्हें राज्यसभा में पारित किया जाना बाकी है। लोकसभा से पारित हो चुके विधेयकों में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण संशोधन विधेयक 2015 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 शामिल है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017, भ्रष्टाचार रोधी संशोधन विधेयक 2013 और सिटीजनशिप संशोधन विधेयक 2016 जैसे विधेयक दोनों सदनों से पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 और वित्तीय समाधान और जमा बीमा FDRI विधेयक 2017 इनमें अहम है। विपक्ष ने कृषि संकट, नोटबंदी और GST समेत विभिन्न मुद्दों पर सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और CBI ED के छापों का मुद्दा भी सत्र के दौरान उठ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रविवार को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर हो रही राजनीति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि देश में गाय के नाम पर हो रही हिंसा बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वो इस तरह की हिंसा कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार अहम जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में GST के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी दलों से मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में पाकिस्तान, चीन, आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर के हालात और किसानों की बदहाली पर भी बात हुई। कांग्रेस ने इन सब मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की। हमें इस बात में भी मतभेद हो सकता है कि कैसे बात करना चाहिए या नहीं करना, कैसे करनी चाहिए, लेकिन जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल, देश की एकता और अखंडता का सवाल है, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है, वहां सारा देश एक रहेगा। अंदरूनी सुरक्षा के अंदर जो गिरावट आ रही है देश में, कई पर गौरक्षक के हमले, ये लिंचिंग जो हो रहा है दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, और कई इस तरीके की प्राइवेट आर्मियों का जो सिलसिला जो देश के अंदर बढ़ रहा है, इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। ये बैठक लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई थी। इसमें NDA, UPA और वाम मोर्चा के तमाम सहयोगी दलों के अलावा JDS, समाजवादी पार्टी और BSP के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में लगातार अशांति और भारत चीन सीमा पर विवाद की वजह से यह सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। विपक्ष ने इस पर लंबी चर्चा की मांग की है और सरकार ने भी कहा है कि वे चर्चा कराने की इच्छा रखेंगे। लेकिन देखना यह है कि इस सत्र में विपक्ष
उनके जवाब से और उनकी कार्रवाइयों से कितना संतुष्ट हो पाती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज का दिन खास है। आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। देश के प्रथम नागरिक के पद के लिए एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों की तरफ से मीरा कुमार साझा उम्मीदवार हैं। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होना है, जबकि मतों की गिनती 20 जुलाई को होगी। मतदान संसद के अलावा सभी राज्यों की संबंधित विधानसभाओं में होगा। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक शामिल हैं। सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। लोकसभा के महासचिव इस चुनाव के रिटर्निंग अफसर हैं। और आज होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के एक दिन पहले एनडीए सांसदों की कल बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष से भी सहयोग की अपील की। संसद परिसर में कल हुई एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को 40 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन की बात कही है। आने वाले सत्र के बारे में चर्चा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यानी ये सत्र सार्थक हो, सत्र में सभी दलों का सहयोग मिले और खास करके अगस्त 9, 2017 यानी भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी का जो एक प्रमुख चरण है, उस भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां वर्षगांठ है। इसके बारे में संसद में भी चर्चा हो। इसके अलावा बैठक में मॉनसून सत्र के बारे में भी एनडीए की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। समर्थन से वो आगे बढ़ रहे हैं। कल जो मतदान है, उस मतदान में सभी सांसद वोट करें और सही तरीके से वोट करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी सबको निवेदन किया है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार से है। वहीं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम होनी है, जबकि विपक्ष इस पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश के मौजूदा माहौल में संविधान और कानून दोनों ही खतरे में हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार को बुलाई गई गैर एनडीए दलों की बैठक में उन्होंने तमाम दलों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी पहुंचे। सोनिया गांधी ने सभी दलों से दोनों उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि गंभीर असंतोष के वर्तमान माहौल में हमारा भविष्य, बुनियादी जीवन मूल्य दांव पर है और हमें इनकी रक्षा करनी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आंकड़े भले ही हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन ये लड़ाई पूरी ताकत के साथ जरूर लड़ी जानी चाहिए। हम भारत को उन लोगों की कृपा पर नहीं छोड़ सकते जो देश पर संकीर्ण विचारधारा, फूट डालने वाली और सांप्रदायिक सोच थोपना चाहते हैं। हमें इस बात को पहले से भी अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम में किसके लिए लड़ाई लड़ी। इस बैठक में 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, बीएसपी, आरजेडी, जेएमएम, आरएसपी, केरल कांग्रेस, आईयूएमएल, एनसीपी, एआईयूडीएफ शामिल थे। जेडीयू ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जेडीयू का कहना है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रही है। हालांकि जेडीयू ने गोपाल कृष्ण गांधी से अलग से मुलाकात कर समर्थन व्यक्त करने की बात कही है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सभी दलों से सहयोग की अपील की है।
कल हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान कई अहम कामकाज होने हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किए जाने की संभावना है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए कई अहम विषय हैं। उन्होंने कहा कि सभी दल इन पर चर्चा चाहते हैं और अलग अलग विषयों पे आज आए हैं कई सारे विषय कि उसमें चर्चा सभी लोग करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो सत्र होगा, एक और भी महत्वपूर्ण विषय है कि 9 अगस्त को जो हमने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, एक जो आंदोलन चल निकला और उसको भी 75 साल अभी हो रहे हैं, 1942 में हुआ था। तो ये भी सबके मन में बात है, क्योंकि जो आज का युवा है हो सकता है उसको भी बहुत कम इन बातों की कल्पना, उसको फिर एक बार उस याद को सब दोहराना चाहेंगे। इराक में लापता 39 भारतीयों के परिवारों ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि इराक में लापता भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार को इन भारतीयों के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली हैं। ये भारतीय मोसुल के पास बादुश गांव की एक जेल में हो सकते हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि बादुश गांव में इन दिनों लड़ाई जारी है और वहां का माहौल शांत होने के बाद ही लापता भारतीयों की तलाश की जा सकेगी। वो लोग पहले हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए गए थे, बाद में खेती में लगाए गए थे और उसके बाद उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है। लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। इसलिए जब बदूश की लड़ाई समाप्त होगी और वहां क्लियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहाँ है और किस हालत में है। कौशल विकास मंत्रालय और गंगा सफाई मंत्रालय के बीच कौशल विकास को गति देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण हासिल कर रहे देश भर के हजारों प्रशिक्षुओं को इसका लाभ मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य इस मिशन के जरिए लाखों लोगों को प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार यह निर्णय किया कि ITI में दाखिल होने वाले 8वें पास बच्चे को 2 वर्ष के पढ़ाई के बाद उसको 10वीं की मान्यता CBSE ICSE की तरह मान्यता दी जाएगी और 12वीं पास बच्चे को भी मान्यता दी जाएगी ताकि आगे की वो पढ़ाई कर सके। इतना बार 23 लाख बच्चे इस देश में हर एक वर्ष हमारे आपके बीच से पास करते थे, लेकिन उनको ये अनुमति नहीं था 68 वर्षों में कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। हमारी नीतियां इस प्रकार है और शिक्षा का इस प्रकार से हमेशा जो एक टकराव रहा कौशल के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे दूर किया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले का नादगांव, यहीं पर 19 दिसंबर 1934 को नारायण राव के घर प्रतिभा पाटिल का जन्म हुआ। प्राथमिक से लेकर MA तक की पढ़ाई उन्होंने जलगांव से पूरी की। इसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री हासिल की। जलगांव की अदालत में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की। खेल में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस में उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए। 27 साल की उम्र में प्रतिभा पाटिल पहली बार कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर जलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और 1985 तक लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 1967 से लेकर 1985 तक महाराष्ट्र सरकार में प्रतिभा पाटिल ने आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1979 और 1980 के बीच उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 1988 से लेकर 1990 तक
वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं। 1985 में उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया। अगले ही साल यानी 1986 में उन्हें राज्यसभा के उप सभापति की जिम्मेदारी मिली। आर वेंकटरमन जब देश के राष्ट्रपति चुने गए तो कुछ दिनों के लिए उन्हें राज्यसभा के सभापति पद पर रहने का भी गौरव हासिल हुआ। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की वो अध्यक्ष रहीं। 1991 में अमरावती से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंची। लोकसभा में रहते हुए उन्हें आवास समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज है। जिस भी चुनाव में वो उतरी उन्हें हमेशा जीत हासिल हुई। 8 नवंबर 2004 को प्रतिभा पाटिल को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। 2007 तक वो इस पद पर रहीं। महामहिम राष्ट्रपति जी। 2007 में उन्हें देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल हुआ। I stand here today as the Republic's first servant, humbled by this experience. It will be my sincere endeavor to live up to the high expectations of all those who have chosen to elect me and to serve the best interests of the people of India. We must ensure that every section of our society, particularly the weak and the disadvantaged, are equal partners in and beneficiaries of the development process. 25 जुलाई 2007 से लेकर 15 जुलाई 2012 तक वो इस पद पर बनी रहीं। वो इस देश की पहली और अब तक की इकलौती महिला राष्ट्रपति हैं। इस बार कहानी लेकर आ रहा हूं ऐसे 3 जाबाज सिपाहियों जिनकी बंदूकों और सवालों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। The safety, honor and welfare of your country comes first. लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। देखिए मेरी नई फिल्म राग देश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमरनाथ के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गहरे नाले में कल गिर गई। इस हादसे में 17 तीर्थयात्रियों के मरने की खबर है। इसके साथ ही 29 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। अमरनाथ के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी श्रीनगर रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस रविवार को हादसे का शिकार हो गई। बस जम्मू कश्मीर रामबन जिले में नेशनल हाईवे से गुजर रही थी। इसी समय नचलाना बेल्ट के पास ये फिसलकर गहरे नाले में गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। सरकार ने पीड़ितों को हर सहायता का आदेश दिया है। हादसे के तुरंत बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। इस काम में एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। गंभीर तौर पर घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कई घायल स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में लगी आग की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अस्पताल जाकर घटना का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। शनिवार देर शाम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर के 175 से ज्यादा मरीजों को अन्य विभागों में शिफ्ट कराया गया। देखिए, वो सब इंक्वायरी का विषय है। अब हम ऐसे कोई गेस्ट वर्क करना मेरे लेवल से उचित नहीं होगा। अभी केवल थर्ड फ्लोर पे जो इनका एक सेल था डिजास्टर मैनेजमेंट का, वहीं से क्लियरली पता चल रहा है कि आग की शुरुआत हुई थी। अब क्यों हुई, कैसे हुई, क्या सिस्टम कैसे क्या हुआ, वो तो अब टेक्निकल जांच में ही पता चलेगा।
नागालैंड में सियासी उठापटक के बीच कल हिंसा का रंग दिखाई दिया। कोहिमा में गाड़ियों में आग लगाई गई, नेताओं के खिलाफ पोस्टर भी चिपकाए गए, जबकि मुख्यमंत्री लीजेत्सु ने एक बार भी बागी विधायकों को बातचीत कर मसले का हल निकालने को कहा है। राज्यपाल के शक्ति परीक्षण के निर्देश के खिलाफ आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। नागालैंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच रविवार को हिंसक घटना सामने आई। कोहिमा में कल शाम कुछ अज्ञात लोगों ने एक होटल के पास कुछ वाहनों में आग लगा दी। इस होटल में नागा पीपल्स फ्रंट के 36 और 7 निर्दलीय बागी विधायक डेरा डाले हुए हैं। होटल के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियंग और विधायकों के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए। इसमें बागी विधायकों को इलाके से जाने की धमकी दी गई। दरअसल जिस होटल में बागी ठहरे हैं वो उत्तरी आंगामी एक विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस सीट पर 29 जुलाई को वोट डाले जाने हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले 44 बागी विधायकों ने राज्यपाल पीबी आचार्य के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियंग ने बागी विधायकों का नेतृत्व किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के इकलौते सांसद निफ्यू रियो भी मौके पर मौजूद थे। राज्यपाल ने विधायकों को संविधान और नियमों के मुताबिक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री शुरोजेली लिजित्सु ने एक बार फिर बागी विधायकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जो भी आपसी मतभेद हैं पार्टी स्तर पर उसका समाधान किया जा सकता है। नागालैंड हाई कोर्ट में आज बहुमत साबित करने के निर्देश से जुड़े मामले में सुनवाई भी होनी है। शुक्रवार को न्यायालय की कोहिमा पीठ ने लिजित्सु को 15 जुलाई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के बहुत से राज्यों में भारी बारिश हो रही है। कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। गुजरात में हालात खराब हो गए हैं। यहां पर 9 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर बाढ़ के हालात की समीक्षा की है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई। उधर मणिपुर में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। हालांकि असम में हालात सुधरे हैं। देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में लगातार भारी बारिश के चलते अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कई नदियां उफान पर हैं। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बाढ़ से हजारों लोग पीड़ित हैं। पीड़ित से अब तक 400 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। ओडिशा में भारी बारिश से नागबली और कल्याणी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते रायगढ़ और कालाहांडी जिले के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहां एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के चलते राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। The State Control Room in SRC's office is tracking the situation closely. UDRAF and Odisha Fire Services, CRPF are in the spot and doing rescue and relief work. The Indian Army representatives and Indian Air Force helicopters is being mobilized. The district collector is in direct charge of the situation. We have experienced 58.1 mm average rainfall in the district, with highest rainfall in Thuamul-Rampur recording 260 mm, followed by 126 ml in Kalampur, Koksara 115 mm, Jayapatana 110 ml, like that. उधर हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कुल्लू में 2 युवक ब्यास नदी में बह गए। भूस्खलन से कई रास्ते बंद हैं। शिमला के घानवी इलाके में रविवार सुबह बादल फटने से कई गांवों का बाकी इलाकों से संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने करीब 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच असम में बाढ़ के पानी में कमी आई है। मोरी गांव में रविवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 60 हो गया है। 21 जिलों के 10 लाख लोग अब भी बाढ़ से पीड़ित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का अब भी 38% हिस्सा पानी से भरा है। मणिपुर में भी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि घाटी के निचले जिले इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थाउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज कर दी है
पाकिस्तान में जाधव को कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। जाधव को पाकिस्तान ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया था। इधर भारत का कहना है कि जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें ईरान से अगवा किया गया है। जाधव ईरान में व्यापार कर रहे थे। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। 76 साल के भंडारी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। सिक्किम संग्राम परिषद के संस्थापक नेता भंडारी 1979 से 1994 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने नरबहादुर भंडारी को प्रतिभाशाली और लोकप्रिय जननेता बताया। और अब खेल की खबर। हरिंदर पाल संधू ने विक्टोरिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीत लिया है। मेलबर्न में कल खेले गए फाइनल में हरिंदर ने ऑस्ट्रेलिया के रेक्स हैड्रिक को 12-14, 11-3, 11-4, 11-7 से हराया। संधू एक भी गेम गंवाए बिना फाइनल तक पहुंचे हैं और खिताबी मुकाबले में भी उन्होंने अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखा। 2 हफ्ते के अंदर उनका ये लगातार दूसरा खिताब है। पिछले हफ्ते उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। संधू का ये इस साल का चौथा खिताब रहा। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। कल लंदन में खेले गए फाइनल मुकाबले में 35 साल के फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन चिलिच को 6-3, 6-1, 6-4 से हराया। चिलिच को हराने में फेडरर को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। फाइनल मुकाबले में बगैर कोई सेट गंवाए फेडरर ने खिताबी जीत हासिल कर ली। विंबलडन में फेडरर का ये रिकॉर्ड 8वां खिताब है। वो 8वीं बार विंबलडन टेनिस का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ये उनका 19वां ग्रैंड स्लैम रहा। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच मुकाबला 20 जुलाई को होगी मतों की गिनती। संसद का मॉनसून सत्र आज से 18 विधेयकों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने की सहयोग की अपील। जम्मू के रामबन जिले में दर्दनाक बस हादसा, 17 अमरनाथ श्रद्धालुओं की मौत, 29 से ज्यादा जख्मी। प्रधानमंत्री समेत अनेक नेताओं ने जताया गहरा दुख। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाल बेहाल। गुजरात में 9 लोगों की मौत। हिमाचल और उड़ीसा में कई नदियां उफान पर, भारी बारिश की आशंका। और रॉजर फेडरर ने रचा इतिहास। मारिन को हराकर 8वीं बार विंबलडन पर कब्जा। हरिंदर पाल संधू ने जीता विक्टोरिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए शख्सियत।